हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 से चैप्टर 6 ख वाला पार्ट है ये। फिर क्या होगा उसके बाद। बच्चों, जब एक शिशु जब संसार में आंखें खोलता है तो उसे अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के विषय में जानने की इच्छा होती है। उसका भोला मन अनेक सहज प्रश्नों के उत्तर चाहता है। ऐसे में वो अपनी निकटतम साथी माँ से क्या प्रश्न करता है, यही इस कविता में हम पढ़ेंगे। एक बालक अपने माँ से पूछता है, फिर क्या होगा उसके बाद। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नव किसलय दल से कोमलतर, वधु तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। पल भर मुख पर स्मित की रेखा, खेल गई फिर माँ ने देखा। कर गंभीर मुखाकृत शिशु ने फिर पूछा, माँ उसके बाद। फिर नभ के नक्षत्र मनोहर, स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वो अपने घर। चिंतित हो कह उठा किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। अब माँ का जी ऊब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। ये सुनकर भर आए लोचन किंतु पहुँचकर उन्हें उसी क्षण सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या उसके बाद। कवि ने बालक को सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न ये, फिर क्या होगा उसके बाद। बाल कृष्ण राव की ये कविता है। तो देखते हैं इस पाठ के सारांश को और इस कविता के सरलार्थ को। फिर क्या डैश डैश उसके बाद। एक जिज्ञासु बच्चा अपनी माँ से प्रश्न के उत्तर जानने के बाद हर बार पूछता है कि उसके बाद क्या होगा। रवि डैश डैश उसके बाद। माँ उत्तर देती है, तुम्हारे विवाह के बाद रवि अर्थात सूर्य से भी उज्जवल प्रकाशित और शशि से अर्थात चंद्रमा से भी सुंदर, नौ किसलय दल अर्थात कोमल पत्तों से भी कोमल वधु यानी बहू तुम्हारे घर आएगी। माँ ने देखा कि बालक पल भर के लिए प्रसन्न हो गया, परंतु वो शांत न हुआ और उत्सुक होकर फिर बोल उठा, माँ फिर क्या होगा उसके बाद, अर्थात जब मेरा विवाह हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। फिर डैश डैश उसके बाद। माँ बच्चे को जवाब देते हुए कहती है कि आकाश में जितने सुंदर सुंदर तारे, ग्रह इत्यादि नजर आते हैं अर्थात नक्षत्र, वे स्वर्ग लोक से उतर कर तेरे शिशु के रूप में मेरे पास आ जाएंगे, यानी तू पिताजी बन जाएगा, तेरे बच्चे हो जाएंगे और जो बच्चे होंगे वो नक्षत्र के समान सुंदर और आकर्षित करने वाले होंगे। वो स्वर्ग लोक से उतर कर तेरे ही रूप में मेरे घर आ जाएंगे। वो सुनकर बच्चा चिंतित हो उठा और तुरंत माँ से पूछने लगा, माँ जो मेरे बच्चे आएंगे कहीं ऐसा तो ना होगा कि मेरे खिलौने लेकर अपने घर चले जाएंगे। बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। उसने फिर पूछा, माँ जो वो बच्चे आ जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, अर्थात माँ जब मैं पिता बन जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा। अब माँ डैश डैश उसके बाद। माँ प्रश्नों का जवाब देते देते उब चुकी थी। माँ का हर्ष शांति में डूब चुका था अर्थात उसकी खुशी थकावट में बदल चुकी थी। फिर वो प्रश्नों को टालते हुए बातों को ख़त्म करने के लिए बोली कि फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी अर्थात तू बड़ा हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जिज्ञासावश उसने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा और सहजता से फिर पूछा कि माँ जब तुम मर जाओगी तो उसके बाद फिर क्या होगा। कवि ने डैश डैश उसके बाद का अर्थ है अंतिम जो पंक्तियाँ हैं वो इस कविता का संदेश है कि ये जो सुख और दुख हमारे जीवन में आता है ये पल भर की माया है और ये अनंत तत्व है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आज तक कोई नहीं दे सका कि फिर उसके बाद क्या होगा। यहाँ पर कवि हमको और स्वयं को अपनी कविता से जोड़ते हुए कहता है कि जीवन में कितनी भी उपलब्धियाँ प्राप्त हो जाएं, लेकिन ये प्रश्न बना ही रहता है कि उसके बाद क्या होगा। तो बच्चों चलिए देखते हैं अब इस चैप्टर से शब्द अर्थ। उत्सुकता, कौतूहल मतलब बहुत इच्छुक, शिशु मतलब छोटा बालक, उज्जवल मतलब चमकता हुआ, शशि मतलब चंद्रमा, नौ मतलब नया या नौ,
किसलय दल मतलब कोमल पत्तों का समूह। स्मित मतलब धीमी हंसी, खिला हुआ स्माइल। रेखा मतलब लाइन, पंक्ति। मुखाकृति मतलब मुख का आकार। नक्षत्र मतलब तारा। मनोहर मतलब मन को सुंदर लगने वाला। शादी मतलब थकान। लोचन मतलब आंखें मतलब स्वाभाविक। अनंत मतलब जिसका अंत न होता, तो मतलब आकाश, अग्नि, जल, थल, वायु, 5 तत्व जिससे संसार बना। देखेंगे प्रश्नों को। माँ का कौन सा उत्तर सुनकर बालक मुस्कुरा उठा। माँ जी क्यों उब चुकी थी, कवि को बालक ने क्या सिखलाया। शॉर्ट में देखेंगे वधु आने की बात सुनकर बालक की क्या प्रतिक्रिया हुई। कवि ने शीर्षक पंक्ति को आनंद का तत्व प्रश्न क्यों कहा है। अपने शिशु आने की बात सुनकर बालक किस चिंता में डूब गया। लॉन्ग आंसर में देखेंगे माँ के घर शिशु बनकर कौन आएंगे, कैसे, माँ ने मरने की बात क्यों कही। बालक की वधु की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पहला प्रश्न है, माँ का कौन सा उत्तर सुनकर बालक मुस्कुरा उठा। जब माँ ने बालक को उत्तर दिया कि सूरज से अधिक चमकदार, चंद्रमा से अधिक सुंदर और पत्तों से अधिक कोमल तुम्हारी वधु आएगी, तो बालक मुस्कुरा उठा। माँ जी क्यों उब चुकी थी। अब इसका उत्तर होगा, बालक के सवालों के जवाब देते देते माँ थक गई थी, इसलिए उनका मन उब गया था। तीसरे नंबर पे है, कवि को बालक ने क्या सिखलाया। बालक ने कवि को सिखाया कि सुख दुख स्थायी नहीं होते। ये प्रश्न हमेशा बना रहेगा कि इसके बाद क्या होगा। अब शॉर्ट आंसर में देखेंगे, वधु आने की बात सुनकर बालक की क्या प्रतिक्रिया हुई। वधु आने की बात सुनकर बालक मुस्काया, परंतु तुरंत ही वो गंभीर होकर अगला सवाल पूछने लगा। कवि ने शीर्षक पंक्ति को अनंत का तत्व प्रश्न क्यों कहा है। फिर क्या होगा उसके बाद। कवि ने इसे अनंत का तत्व प्रश्न कहा है क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन के साथ साथ फिर क्या होगा, प्रश्न नए नए रूप में सदैव उत्पन्न होता रहेगा। नंबर 3 पे है, अपने शिशु आने की बात सुनकर बालक किस चिंता में डूब गया। अपने शिशु आने की बात सुनकर बालक को चिंता होने लगी कि वो शिशु उसके नए नए खिलौने लेकर चले गए तो क्या होगा। लॉन्ग आंसर में है, माँ के घर शिशु बनकर कौन आएंगे, क्यों, कैसे। माँ के घर शिशु बनकर कौन आएंगे, कैसे। इसका उत्तर है, बेटे के विवाह के उपरांत वधु घर आएंगी, उनकी संतान ही शिशु बनकर माँ के घर में आएंगी। वह शिशु आकाश के चमकीले तारों, नक्षत्रों के समान सुंदर होंगे। दूसरा है, माँ ने मरने की बात क्यों कही। माँ बेटे के सवाल सुनकर उब गई थी, इसलिए उसने उसे टालने के लिए मरने की बात कही। वो ये भी स्पष्ट करना चाह रही थी कि बेटे की संतान आने के बाद वो बूढ़ी हो जाएंगी और एक दिन मर जाएंगी, यही प्रकृति का नियम है। नंबर 3 पे है, बालक की वधु की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बालक की वधु की जो कल्पना की गई है उसके अनुसार वो बहुत सुंदर है। वो सूरज से भी ज़्यादा चमकदार है। उसकी सुंदरता की तुलना चंद्रमा की सौम्यता तथा शीतलता से की जा सकती है। वो कोमलता में पेड़ के पत्तों से भी बढ़कर है। अब देखेंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न में, माँ के मुख से मरने की बात सुनकर भी बालक अपना प्रश्न दोहराता रहा, क्यों। उसके मन में भविष्य जानने की सहज जिज्ञासा थी। दूसरा है, कवि को बालक ने ये सिखाया कि बालक का ये प्रश्न अनंत है। सुख दुख है पल भर की माया है, सुख दुख है पल भर की माया है अनंत का तत्व प्रश्न। ये इसमें पल भर की माया क्यों कहा गया है। सुख दुख स्थायी नहीं होते, मनुष्य का जीवन पल पल बदलता रहता है। जो अभी सुख का अनुभव कर रहा है उसे अगले ही पल कोई दुख मिल जाता है। यही कारण है कि सुख दुख को पल भर की माया अर्थात भ्रम के समान बताया गया है। दूसरा है, यहाँ अनंत किसे कहा गया है। किसी भी स्थिति के बाद क्या होगा, यह प्रश्न को अनंत कहा गया है। अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन पे। 9 शब्द के 2 अर्थ है। 9 नया, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित अनेकार्थिक शब्दों के 2 अर्थ लिखकर शब्दों से ऐसे वाक्य बनाइए कि 2 अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो पहला शब्द लेते हैं बाल। एक का होता है केश, एक का होता है बच्चा। तो सुधा के बाल लंबे हैं। राजू एक बाल कलाकार है। अगला है दल। दल मतलब टोली और दल मतलब पत्ते। पर्वतारोही दल शिखर पर पहुंच गया।
पत्ते का होगा तुलसी दल औषधि के समान है। कर मतलब हाथ और कर मतलब टैक्स या आयकर। तो हाथ का होगा स्वामी जी के कर कमलों द्वारा आश्रम का उद्घाटन किया गया और मैंने आयकर जमा करा दिया है। आगे देखेंगे जी। जी मतलब मन या आदर सूचक। मेरे शहर में जी नहीं लगता, शहर में मेरा जी नहीं लगता। आदर सूचक में देखेंगे गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। अगला शब्द है पर। एक पर मतलब होता है लेकिन, एक पर मतलब होगा पंख। तो लेकिन का देखते हैं। मोहित आया था पर चला गया। चिड़िया पर फड़फड़ा रही थी। लाल का देखेंगे। लाल मतलब होगा रंग और बेटा। केवल लाल टमाटर दीजिए। माँ अपने लाल को दुलार रही है। पढ़िए समझिए और लिखिए। कोमल कोमलतर कोमलतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, कठोर कठोरतर कठोरतम, नवीन नवीनतर नवीनतम, प्राचीन प्राचीनतर प्राचीनतम, अधिक अधिकतर अधिकतम। निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। फूल से कोमल, तारों से चमकदार, बर्फ से ठंडा, सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा, हवा से तेज। विशेषण रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। इसमें है कर गंभीर मुखाकृत शिशु ने। तो इसमें गंभीर जो है गुणवाचक, ये विशेषण है, गुणवाचक है भेद इसका। दूसरा है उस विवाह उत्सव के बाद। तो उस है विशेषण और ये सार्वनामिक है। नौ किस लैदल से कोमलतर। तो इसमें नौ और कोमलतर जो है वो विशेषण है, गुणवाचक। मेरे नए खिलौने लेकर। तो नए है विशेषण, गुणवाचक। फिर नभ के नक्षत्र मनोहर। तो मनोहर में होगा गुणवाचक। रवि को उज्जवल, शशि से सुंदर। तो उज्जवल और सुंदर दोनों गुणवाचक है। अगला है इन शब्दों के पर्याय कविता में से खोजकर लिखिए। गृह का घर, वृद्धा का बूढ़ी, सूर्य का रवि, बालक का शिशु, जननी का माँ, बहू का वधू, प्रसन्नता का हर्ष, आंखें का लोचन। अगला है कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर संबंध बोधक अवयवों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। इसमें है क गुड़ाकर दुकान डैश डैश से गुजर रहा था कि उसका पैर फिसल गया। तो इसमें के बीच में, के ऊपर, के सामने, के चारों ओर। तो इसमें होगा के सामने। गुड़ाकर दुकान के सामने से गुजर रहा था। दूसरा है विभंडक चिल्लाया, बदबू के मारे बुरा हाल है, के मारे। तो इसमें के मारे आएगा। उसके बाद है अंग्रेज साहब के पास। हम तरकश से छूटे तीर के समान। सीधे रसोई में पहुंच जाते, चाहे हमारे पाँव के नीचे। तो बच्चों ये रहा क्लास 6 से चैप्टर 6। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।